सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज के बारे में आपको मैं बता दूं। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं। हेलो अंकित, सभी को गुड इवनिंग। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये वो प्रॉपर्टीज होती है बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। और कंसंट्रेशन वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कई तरह की कंसंट्रेशन होती है, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। तो कई तरह की कंसंट्रेशन होती है। तो वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करें, उन्हें हम कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए सब लोग कॉपी में। दीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depend upon concentration of solute particles in solution। नोट कर लीजिए सब लोग डेफिनेशन और इसको याद भी कर लीजिए। ये प्रॉपर्टीज बेटा टोटल 4 होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर 4 इन नंबर। सबसे पहले होती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे हम लोग डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा वेपर प्रेशर क्या होता है, तो अभी आपको बताया जाएगा। लोअरिंग का मतलब होता है डिक्रीज, मतलब अगर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाएं और सॉल्यूशन फॉर्म करें तो उससे वेपर प्रेशर पे डिक्रीज आ जाता है, वेपर प्रेशर घट जाता है। क्यों घट जाता है, कैसे घट जाता है, इसे भी पढ़ाएंगे डिटेल में। फिलहाल अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं डेफिनेशन कि जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट ऐड करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं तो उससे जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है, उसी को हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप लोग प्रॉपर्टी का नाम नोट कर लो। हाँ, इसमें एक जो चीज आपको ध्यान रखने वाली है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि क्या वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आपका जवाब होगा नो, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। सर वेपर प्रेशर क्या है? ये बेटा अभी पढ़ाएंगे थोड़ी देर में। वेपर प्रेशर क्या होता है ये भी पढ़ाया जाएगा। पहले चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम लिख लीजिए, फिर बारी बारी से एक एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन माने होता है इंक्रीज हो जाना। जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसे ही कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसे डिनोट करते हैं डेल्टा टीवी से। थर्ड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी। एफपी का फुल फॉर्म है फ्रीजिंग पॉइंट।
डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ये सब अभी आप समझेंगे थोड़ी देर में। तो ये 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम हमने बता दिए। चौथी और आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम डिनोट करते हैं पाई से। तो दीज आर द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनके नाम लिख लीजिए, फिर हम अब बारी बारी से इन चारों को डिटेल में डिस्कस करें। नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया सब लोगों ने? जल्दी बताएं। अच्छा, ठीक है। चलिए अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P। तो देखिए बच्चों, वेपर प्रेशर पहले समझ लिया जाए क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है। जैसे ये हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने कोई लिक्विड भर रखा है, फॉर एग्जांपल वाटर। और हम इस लिक्विड को थोड़ा सा हीट कर रहे हैं। ठीक है, ये गैस का बर्नर है, इससे लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं। कंटेनर को हमने एक ढक्कन से ढक दिया है। तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड का, तो जो मॉलिक्यूल्स सरफेस वाले होंगे उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो लिक्विड स्टेट छोड़ के गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। यानी ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस की फॉर्म में कंटेनर के ऊपर कलेक्ट होने लगेंगे। इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग वेपर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज ये है हमारा H2O लिक्विड और ये है स्टीम यानी H2O गैस। तो मोटा मोटा एक बात ध्यान रखिए कि किसी कंटेनर में अगर हम लिक्विड को भरते हैं और उस कंटेनर को ढक देते हैं और फिर अगर उस लिक्विड को गर्म करते हैं, तो उस कंटेनर में लिक्विड स्टेट के भी मॉलिक्यूल होते हैं और गैसियस स्टेट के भी मॉलिक्यूल होते हैं। लिक्विड स्टेट में वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी एनर्जी नहीं, आइसोलेटेड अपूर्व नहीं है, ये आइसोलेटेड सिस्टम बिल्कुल नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम तो तब हम बोलते हैं जब वो इंसुलेटर से बना हो। ये कोई इंसुलेटर नहीं है, ये आपका क्लोज सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक्स में 3 तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये क्लोज सिस्टम है, मतलब ये हीट और एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ, लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं कर सकता है। तो चलिए मैं अपनी बात पे वापस आता हूं। मैं ये कह रहा था, अगर किसी क्लोज कंटेनर में किसी लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसको गर्म करने से हीट की फॉर्म में जो एनर्जी लिक्विड को मिल रही है, उससे लिक्विड के जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होंगे उनकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी वो लिक्विड स्टेट को छोड़ के गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम लोग वेपर्स बोलते हैं। और यहाँ पे ये दोनों फेज, लिक्विड फेज और गैस फेज, एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर लेती है। H2O लिक्विड
और H2O गैस, इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है जिस स्पीड से लिक्विड मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी स्पीड से गैस मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब ये इक्विलिब्रियम आ जाता है, उस टाइम वेपर्स कंटेनर की वॉल पे जो फोर्स लगा रही हैं, उससे जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। एक बात सब लोग ध्यान रखिएगा, किसी गैस का प्रेशर कैसे आता है? गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल पे कोलाइड करती हैं, और जब गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल पे कोलाइड करेंगे, टक्कर मारेंगे, तो फोर्स लगाएंगे, और उसी फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर होता है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर्स के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर कंटेनर की वॉल पे। लेकिन ये जो प्रेशर कैलकुलेट होता है, ये तब कैलकुलेट होता है जब लिक्विड फेज और गैस फेज के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। और ये इक्विलिब्रियम बेटा तब आएगा जब रेट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, जब इनके रेट बराबर हो जाते हैं, यानी जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, तब वेपर जो प्रेशर लगाती है उसे ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए कि वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by liquid vapors when rate of vaporization becomes equal to rate of condensation। यानी किसी लिक्विड को क्लोज कंटेनर में हीट करना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और हर रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कभी ना कभी आता है। और वो इक्विलिब्रियम तब आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन यानी वेपराइजेशन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन यानी कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाए। बोलो बच्चों, वेपर प्रेशर क्लियर हुआ? यहाँ पे एक बात जो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में, वो ये है कि लिक्विड तो गैस में कन्वर्ट हो रही है, ये बात बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि भाई गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पे हर लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगेगा? गैस में। लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि गैस कैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो बेटा गैस लिक्विड में कन्वर्ट कैसे हो रही है, उसकी दो वजह हैं। एक तो बेटा कंटेनर क्लोज्ड है, तो गैस जो भी बन रही है वो एटमॉस्फेयर में जा नहीं पाएगी, यानी एक तरह से गैस मॉलिक्यूल इस कंटेनर में ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं। और जब ये गैस मॉलिक्यूल फंस गए हैं, तो फिर ये इधर उधर रैंडम मोशन करेंगे, और जब रैंडम मोशन कर रहे होंगे तो पूरी संभावना है कि ये लिक्विड की सरफेस पे भी कोलाइड करेंगे। तो होता क्या है, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होती है वो तो लिक्विड की सरफेस पे कोलाइड करके वापस गैसीय स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन इन सारे मॉलिक्यूल्स में वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी काफी कम है बाकी मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में, जब वो मॉलिक्यूल टक्कर मारते हैं तो लिक्विड वाले मॉलिक्यूल उसको पकड़ लेते हैं, वांडर वॉल फोर्स लगा के उसको पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, और उसी
फोर्स की वजह से गैस मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो कंडेंसेशन की बच्चों वजह समझ में आई? कंडेंसेशन की वजह होती है गैस मॉलिक्यूल्स का कंटेनर में जो लिक्विड भरा है उससे टकराना, और उस टकराने की वजह से, उस कोलिजन की वजह से वान डर वाल फोर्स के द्वारा लिक्विड मॉलिक्यूल्स का वेपर मॉलिक्यूल को कैप्चर कर लेगा। सब लोग बताएं, क्लियर हुआ कि नहीं वेपर प्रेशर? अभिनव कुशवाहा कह रहे हैं सर आ गया। बाकी लोग भी बताएं जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, अब यहीं पे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि किस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ये पूछ लिया जाता है कि किस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो देखिए साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोला है, यानी यहीं से आपको बॉइलिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन मिल रही है बेटा। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है और ये सबको आनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होगा जहां पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो इस डेफिनेशन को भी समझ लो, याद कर लो, ये भी इस चैप्टर में यूज होने वाली है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। तो ऐसे में कभी कभार ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताओ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का प्रेशर कितना होगा बताइए। जीरो। सब लोग बताएं 100 डिग्री पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा। यस, 1 एटमॉस्फियर। अभी आपको पढ़ाया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है एटीएम में 1 एटीएम और एमएम ऑफ एचजी में 760 एमएम ऑफ एचजी। ठीक है, कहने का मतलब साइंटिस्ट लोगों ने वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बताया। कैसे बताया? उन्होंने पानी को गर्म करना चालू किया, गर्म करते गए, वेपर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जहां पे भी वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया उसी को कह दिया कि भैया ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। इसको हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा।
तो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। तो हम 1 एटमॉस्फेयर के करेस्पॉन्डिंग लाइन खींचेंगे और ये लाइन जहां पे कर्व को काटेगी उसी से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो टेम्परेचर होगा बच्चों, इसी टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और इसकी वैल्यू होगी बच्चों केल्विन में कितनी, 373 केल्विन। ये ग्राफ हमने वाटर का बनाया है। कोई और लिक्विड होगा तो वहां पे 1 एटमॉस्फेयर के करेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आएगा वो कुछ और आएगा। जैसे बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो बेंजीन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा 80 डिग्री पे। ठीक है, जैसे वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो रहा है किस टेम्परेचर पे, 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप चाहो तो सेंटीग्रेड ले सकते हो। वेपर प्रेशर हमने एटमॉस्फेयर में लिया है और टेम्परेचर सेंटीग्रेड में लिया है। तो ये देखिए 100 डिग्री पे वेपर प्रेशर वाटर का 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। बोलो बच्चों, समझ में आया ग्राफ? और ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर से निकाला जाता है। जब भी वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए वही होगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, चलिए अब एक क्वेश्चन है। एट हायर एल्टीट्यूड्स, यानी पहाड़ों पे जाने पर, ऊंचाई पे जाने पर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ए ऑप्शन, डिक्रीजेस, बी ऑप्शन इंक्रीजेस, सी ऑप्शन रिमेन कांस्टेंट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फिजिक्स में भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है कि ऊंचाई पे जाने पर यानी पहाड़ों पे जाने पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट या किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट घटेगा या बढ़ेगा। अच्छा, अभिनव ए ऑप्शन बता रहे हैं, आदित्य गुप्ता भी ए ऑप्शन बता रहे हैं, बाकी लोग भी बताएं सब लोग। शरद का आंसर भी आ रहा है डिक्रीजेस, अपूर्वा सचान का भी आंसर डिक्रीजेस, एकदम सही। क्योंकि पहाड़ों पर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। जब भी हम ऊंचाई पे जाएंगे, एकदम सही, सबका सही जवाब, जब भी हम ऊंचाई पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। और बच्चों प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो पहाड़ों पे कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगता है पानी, और प्लेन्स में पानी को बॉयल होने में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है बेटा, तो बच्चों ये बताओ, पहाड़ों पे अगर हम दाल बनाएं भगोने में, पहाड़ों पे अगर हम लोग दाल बनाएं भगोने में, तो दाल जल्दी पक जाएगी या देर में पकेगी? किसी भगोने में अगर हम दाल बनाएं पहाड़ों पे, हिमालय पे, तो जल्दी पकेगी कि देर में पकेगी? अच्छा, दो लोग कह रहे हैं जल्दी, और अपूर्व मिश्रा कह रहे हैं देर में, अनिमेश तिवारी भी कह रहे हैं जल्दी। लगता है अनिमेश तुमने किचन में कभी काम नहीं किया है। दाल को पकने के लिए जल्दी नहीं, दियांशी आपने भी किचन में लगता काम नहीं किया। देखो, दाल को पकने के लिए पानी की जरूरत होती है, और अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब पानी पहले ही बॉयल कर जाएगा, और पानी अगर बॉयल कर गया तो फिर दाल पकेगी किसमें? दाल किसमें पकेगी भाई, जब पानी ही नहीं है, पानी तो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो दाल तो कच्ची कच्ची बनेगी।
इसीलिए पहाड़ों पे जब भी भगोने में दाल बनाते हैं तो दाल नहीं पक पाती है, कच्ची पकती है। इसीलिए वहां पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना मैंडेटरी होता है। प्रेशर कुकर से क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ है, प्रेशर कुकर उस प्रेशर को बढ़ा देता है, तो इससे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। और पानी का जब बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर कुकर के अंदर बढ़ जाएगा तो पानी देर में बॉयल होगा, देर में स्टीम में कन्वर्ट होगा, और उतनी देर में वो हाई टेम्परेचर वाला पानी दाल को गला देगा। बोलो बच्चों, समझ में आया? बस एक लाइन में ये याद रखिए कि पहाड़ों पे जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, पानी भाप बन जाएगा, दाल पकी नहीं पाएगी। तो पानी को हमें देर में बॉईल करना है, और पानी को देर में बॉईल हम तभी करेंगे जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए प्रेशर कुकर पहाड़ों पे जरूर यूज करना पड़ता है। हालांकि कई लोग तो अपनी सुविधा के लिए, हम लोग भी प्लेन्स में यूज कर लेते हैं, जबकि यहाँ पे प्रेशर कुकर की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, भगोने में दाल देर में पकेगी, प्रेशर कुकर में क्या होता है, जल्दी पक जाती है। लॉजिक वही है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर हम दे देते हैं पानी को, और पानी लिक्विड स्टेट में ही रहता है। 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी लिक्विड स्टेट में रहता है, क्योंकि प्रेशर कुकर ने प्रेशर बढ़ा दिया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया है। ज्यादा टेम्परेचर का पानी लिक्विड स्टेट में रहेगा तो खाने को गला देगा। ठीक है, तो ये था वेपर प्रेशर के बारे में। अब चलिए हम लोग आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझते हैं। क्या होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? तो लिख लीजिए, इफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बच्चों, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐसा सॉल्यूट होता है जो वेपराइज ना हो। जैसे पानी में अगर नमक है और हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी तो वेपराइज हो जाएगा, लेकिन नमक वेपराइज नहीं होगा। समुद्र के पानी से नमक ऐसे ही बनाया जाता है। समुद्र के पानी को गर्म करते हैं, पानी भाप बन के चला जाता है, लेकिन जो नमक है वो सॉलिड फॉर्म में रह जाता है। तो जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होते हैं। अगर हम इनको ऐड करेंगे टू प्योर सॉल्वेंट, अच्छा यहाँ पे हम आपको वोलाटाइल सॉल्यूट भी समझा देते हैं। नॉन वोलाटाइल तो आप समझ गए, तो आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसे कौन से सॉल्यूट हैं जिन्हें हम वोलाटाइल बोल सकते हैं। तो हाँ, ऐसे भी सॉल्यूट होते हैं, जैसे अल्कोहल। आप पानी में अल्कोहल डालिए, सॉल्यूशन बनाइए, फिर गर्म करिए, तो जब आप गर्म करेंगे तो पानी भी भाप बनेगा और अल्कोहल भी भाप बनेगा, दोनों वेपराइज होंगे। तो जो अल्कोहल होता है वो वोलाटाइल सॉल्यूट होता है। ठीक है बच्चों, तो वोलाटाइल सॉल्यूट के केस में ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ऑब्जर्व नहीं होती हैं। यानी आप ध्यान रखिएगा कि आज का जो टॉपिक हमारा चल रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि दीज प्रॉपर्टीज आर वैलिड ओनली इन केस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है ताकि सॉल्यूशन बन जाए, तो उससे क्या होगा, देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो वेपर प्रेशर जो है, जो पहले आ रहा था उससे कम आता है। सॉल्यूट मिलाने के बाद वेपर प्रेशर कम आता है। बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? पॉइंट टू पॉइंट बता सकते हैं कि हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर घट गया। क्यों भाई, क्यों घट गया? चलिए मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह है बिकॉज ऑफ
डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। हमारा जो प्योर सॉल्वेंट था उसका मोल फ्रैक्शन 1 था, लेकिन जब हमने उसमें सॉल्यूट मिला दिया तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 से कम हो गया, हो सकता 0.8 हो गया हो, 0.9 हो गया हो। तो कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो घटेगा और उससे वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा। समझ रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट है तो सरफेस पे सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल है, और अगर उसी में सॉल्यूट डाल दिया तो अब सरफेस पे लिक्विड के साथ साथ वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, नमक, चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, वो भी होगा। तो उससे कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन सरफेस पे सॉल्वेंट का घटेगा, लिक्विड का घटेगा, वेपराइजेशन घट जाएगा और उसी वजह से वेपर प्रेशर भी कम आएगा। बोलो बच्चों, समझ में आया? ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। सपोज P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। यहां पे P नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, P नॉट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन PS। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी आ गया है ना, और सॉल्यूट आपका वेपराइज हो नहीं रहा है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा, सॉल्वेंट का हमेशा ज्यादा होगा। इसका मतलब डेल्टा P एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। यूरिया नॉन वोलेटाइल होता है? बिल्कुल होता है। यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, NaCl है, कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ये सब नॉन वोलेटाइल होते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक साइंटिस्ट थे राउल्ट, उन्होंने इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल दिया, उसे हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ। ROULT राउल्ट लॉ। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग कॉपी में, राउल्ट्स लॉ। इन्होंने बताया था कि रिलेटिव lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute। इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आती है बच्चों, नोट कर लीजिए। राउल्ट्स लॉ, तो इसको हम लोग फॉर्मुलेट ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा P था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P नॉट से बच्चों डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान रखिएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे तो इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये होता है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। तो यहाँ पे जो डेल्टा P है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूं, डेल्टा P है P नॉट माइनस PS के बराबर।
तो ये फॉर्मूला सब लोग लिख लीजिए, मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, ये फॉर्मूला आप याद करिए, फिर उसके बाद ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राउल्ट्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। तो आप लोग इस फॉर्मूले को लिखिए और याद करिए, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल, Na अपॉन Na प्लस Nd। ठीक है बच्चों, तो चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग ये फॉर्मूले याद करिए, फिर दोबारा जुड़ते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं राउल्ट्स लॉ के ऊपर। नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके,